तो बुंदेलखंड में हम ये करेंगे और दूसरी चीज इंडस्ट्रीज को लाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमारे वहां मेरे ख्याल से एक ही सांसद हो प्रॉब्लम हिंदुस्तान में, जिसके क्षेत्र में तकरीबन 3 इंडस्ट्रियल एरियाज आ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। तो आज हमारे गेस्ट जो हैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, बट मैं ये बता दूंगी कि दूसरी बार झांसी से सांसदीय बने हैं, तो नाम आप गेस्ट खुद ही कर सकते होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सीधे मिलवाते हैं आपको सर से, और नाम जरूर आप गेस्ट करिएगा। कैसे हैं सर? नमस्कार जी, मैं बोल देता हूँ, मेरा नाम अनुराग है। सर जनता आपको वैसे भी जानती है, दूसरी बार झांसी से आप संसदीय क्षेत्र में आए और ये 35 साल बाद हुआ है, 30 से 35 साल बाद। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है झांसी के लिए। तो बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं आपको पहले तो इस चीज के लिए, और हमारे झांसी वासियों जिन्होंने सबने आपको सपोर्ट किया उनको भी धन्यवाद। हमारी बुंदेली स्पिरिट के परिवार की तरफ से आप सबको धन्यवाद। ऐसे जो हमारी बढ़ती सीढ़ी है वहां पे सर हमको लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए बिल्कुल धन्यवाद। और सर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी, इजाजत है? जी बिल्कुल इजाजत है। पहले मैं भी धन्यवाद कह दूं, मेरे को झांसी वालों से इतना प्रेम, इतना स्नेह मिला है, और इस बार तो विशेष रूप से वोट भी बहुत अच्छे मिले। सभी को मैं अपनी ओर से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार, क्योंकि आपने मुझको एक बार मौका फिर से दिया है झांसी के लोगों की सेवा करने के लिए। मैं और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को नमन। तो सर सवाल शुरू करें आपसे। बिल्कुल पूछिए। एक बहुत नॉर्मल सा सवाल है आपसे। हर कोई एक मतलब आपके काम से रिलेटेड पूछने आते होंगे, या आपसे जो भी पॉलिटिकली आपसे सब बातचीत करना चाहते होंगे। मैं उस पॉलिटिकली को साइड में रख के थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि अगर मैं इंडिविजुअल पर्सनालिटी अनुराग सर को जानूं, तो अनुराग सर कैसे हैं? मतलब कई बार जैसे एक नॉर्मल पर्सनालिटी से कई बार इरिटेशन लेवल बढ़ता होगा, हमें गुस्सा आता होगा, या कभी ऐसा होता होगा कि हम किसी चीज में माहौल में नहीं होना चाहते, पर तब भी हमको उसके बावजूद भी शामिल होना पड़ता है अपनी मनोस्थिति के अलावा भी। तो उस चीज को काम करने के लिए या उस चीज को स्ट्रेस फ्री करने के लिए आपका कोई क्या ऐसा शौक है कि आप क्या पसंद करते हैं? कुछ 5 मिनट का गैप, या उस 5 मिनट के गैप में क्या पसंद? जैसे मेरा शौक है कि मुझे चाय बहुत पसंद है, तो मुझे एक अलोन एक अपना चाय का कप और मैं, तो ऐसा आपका क्या है वे मीन कि आप 5 मिनट गैप ले सकते हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से एक्सरसाइज करना पसंद करता हूँ, तो सुबह मैं कभी कभी वो एक्सरसाइज कर लेता हूँ। योगा करना पसंद करता हूँ, योगा कर लेता हूँ। एक जमाने में मुझे बहुत स्पोर्ट्स पसंद थे, पर वो उम्र हो गई तो स्पोर्ट्स खेलना संभव नहीं रह गया। और परिवार के साथ परिवार के साथ फिल्मों का जाता तो उसके नहीं, फिल्मों के लिए इतना टाइम नहीं रह गया। टीवी जरूर देखता हूँ मैं, शाम को न्यूज देखता हूँ। न्यूज तो फिर हम उसी उसमें आ गए। नहीं, वो पॉलिटिक्स की वजह से न्यूज नहीं देखता हूँ। मुझको न्यूज आप मान के चलते हैं कि जो इंडियन न्यूज चैनल्स में वो वेरी इंफॉर्मेटिव। आई लाइक टू सी इंफॉर्मेशन, जिससे एक मुझको और जानकारी बढ़े, मेरी नॉलेज बढ़े। तो मैं हर टाइप की न्यूज चैनल्स देख लेता हूँ। मैं बिजनेस न्यूज चैनल्स देखता हूँ, मैं नॉर्मल न्यूज चैनल्स भी देख लेता हूँ, जो स्पेशली फटाफट न्यूज नहीं आती 50-100 न्यूज एक बार, उसमें मेरे को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो किसी चीज पर आर्गुमेंट ही होता रहता है, वो फिर अलग चीज हो जाती है। वो तो व्यक्तिगत किसी के व्यूज, उनका ओपिनियन होता है, तो उसमें कभी कभी देखते हैं। या फिर वर्ल्ड वाइड न्यूज़ आती हैं, CNN पे हैं, BBC पे हैं, वो देखने का शौक रखता हूँ। तो रिलैक्स तौर पे आपका कोई मंत्रा नहीं है? योगा वो मॉर्निंग मैं शाम को भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, कभी कभी वॉक कर लेता हूँ। कोई स्पॉट के जहाँ आप पसंद करते हैं जाना? स्पॉट मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। तो कभी कभी शाम को अगर मेरे को मौका मिले तो मैं फार्म हाउस चले जाता हूँ। झांसी में संभव नहीं हो पाता, झांसी में थोड़ा सा ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो अब इतना निकलना जरा मुश्किल हो जाता है। वो मुझको ओवरऑल वाइल्ड लाइफ, नेचर बहुत पसंद है, और इसलिए मैंने उस कमेटी को भी लास्ट टाइम चूज किया था। और मैं दुनिया भर के बहुत सारे नेशनल पार्क्स में गया हूँ, मुझको बहुत अच्छा लगता है बाहर। तो दैट इज योर लाइक एक रिलैक्सेशन पॉइंट हम कह सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इज ऑलवेज अ रिलैक्सेशन, एक चेंज लाइफ, थोड़ा सा चेंज, क्योंकि काम और उन सब के बीच में स्ट्रेस के अलावा
थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन, क्योंकि सबका होता है। नहीं, ये तो जरूरी है लाइफ जी। मैं बहुत जरूरी मानता हूँ, और उसमें भी अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो सीखना चाहिए। वाइल्ड लाइफ से आपको बहुत कुछ चीजें मिलता है। इस देश की फ्लोरा क्या है, फौना क्या है, हमारे वहाँ कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उनके लिए हम आगे क्या बढ़ा रहे हैं, कौन से मैमल्स इंडेंजर्ड हो गए, कौन सी चिड़िया इंडेंजर्ड हो गई है। तो आई लाइक डूइंग दैट रिसर्च। मेरे कुछ फ्रेंड्स, बचपन से मेरे बहुत सारे मित्र वाइल्ड लाइफ में रहे, तो उन लोगों से अभी भी संपर्क होता रहता, बात होती रहती। जी। आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं? हाँ, मैं इंडस्ट्री चलाता। तो आप पॉलिटिकली इंटरेस्ट था शुरू से या नहीं? मैं पॉलिटिकली कभी इंटरेस्टेड नहीं आप इसमें कैसे आ गए? मुझको ये लगता रहा है कि यहाँ पर दो चीजों पे बुंदेलखंड में हमेशा से एक तरीके से शिकायत रहती थी। यहाँ पर पॉलिटिक्स काफी वेंजेंस वाली थी, लोगों को एक आक्रोश होता था, और समाज सेवा के भाव से लोग नहीं आते थे। मैं उसको बदलना चाहता था। जी। अगर आप देखोगे कभी भी मेरे बारे में, आप कभी नहीं सुनोगे किसी को चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, किसी को जेल भिजवा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं, वो नहीं करते। मुझको विश्वास ही नहीं उन चीजों में, क्योंकि मुझको लगता है कि आप अगर पॉलिटिक्स में आए हैं तो किसी उद्देश्य के साथ आए होते। तो मेरा उद्देश्य रहा है हमेशा जन सेवा करने का। तो जन सेवा के उद्देश्य जब आप आते हो तो आप दूसरी किस्म की पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, जिसमें आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं, समाजों का उद्यान करना चाहते हैं, आप लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं। और मुझको ये लगता था कि एक अच्छा मंच है जिसपे मैं बुंदेलखंड की बात एक राष्ट्र मंच पे कैसे करूं। एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एज समबडी रनिंग ट्रस्ट, उतनी मेरे को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, जबकि उस समय भी हम लोग यही काम करते थे। उस समय भी मैं ट्रस्ट चलाता था, उस समय भी मैं लोगों को गाँव में या ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों को मदद करते थे, पर वो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं था। हमको एक हाई इम्पैक्ट एरिया चाहिए था कि जहां पर हम ऐसे काम करें जिससे लोगों को जिंदगी में, मुझको मेरे होते रहते जीते उन पे इम्पैक्ट देख सकूं, उन पे कोशिश कर सके कि उसमें हम बुंदेलखंड तक कैसे आगे बढ़े। तो इसीलिए फिर पॉलिटिकली चल दिए। जैसे हमारे झांसी से लगे बहुत सारे ऐसे शहर हैं, एक एम्प्लॉयमेंट झांसी में मेजर चैलेंज, बहुत बड़ी कमी है इस क्षेत्र में, और ये अभी की नहीं है। ये बहुत आसान हो गया कि एम्प्लॉयमेंट, मोदी सरकार, ये चीजें कहने की। आप हिस्टोरिकली अगर यहाँ का डेटा देखेंगे, और आज से मत देखिए, और मैं ये नहीं कहूंगा बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, आप सैकड़ों सालों से देखिए, यहाँ पर क्योंकि आबादी कम रही, पथरीली जमीन है, पानी का अभाव है। आप लीवर्ड साइड कहते हैं ना, यहाँ पे इसलिए मानसून कम होता है, आप डेक्कन प्लेटो की लीवर्ड साइड पर पानी कम बरसता है। पथरीली जमीन की वजह से पानी जमीन में नहीं सीपता। 70-80% हमारा वाटर का रन ऑफ है, तो जो पानी बरसता है वो नदियों से जाता है और आगे चले जाता है। तो इस बार कभी भी इस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सका, बिकॉज हर जगह कोई भी सोसाइटी रही हो, इट्स एग्री एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर बेस से कोई भी उसमें आप वैल्यू एडिशन करते हो, चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेके करते हो या किसी और चीज को लेके करते हो, पर बेसिक मोटिवेटर या जिस चीज से इकोनॉमी शुरू में चलती है वो एग्रीकल्चर है। फिर उसके बाद आप इंडस्ट्रियल में जाते हो, फिर आप इंडस्ट्रियल के बाद सर्विस सेक्टर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम उसी को क्रॉस नहीं कर पाए, पहला बैरियर। तो यहाँ पे हमेशा पलायन रहा है। आप देखो ना, मैं कल भी झांसी स्टेशन में 1 बजे रात को आया हूँ, और मुझको कुछ नहीं तो 5-6 हजार आदमी लगा हुआ स्टेशन पे सोते हुए। मैंने 1-2 जनों को उठा लिया, पूछ लिया, भैया कहाँ? बोले भैया खेती हो गई, दिल्ली जा रहे हैं, वहां नौकरी करके आएंगे। बेचारे सब लेबर का काम करने जाते हैं। खेत हमारे वहाँ एवरेज अनुसार मेरे ख्याल से 1-1.5 एकड़ की होल्डिंग, हमारे वहाँ बड़े खेत कभी नहीं रहे। तो बेचारे के पास अब कोई काम ही नहीं है, तो वो जाएगा दिल्ली। अब वो वापस बारिशों के बाद आएगा, जब उसका खेत बढ़ने लगेगा तो वो फिर वापस खेती करेगा, फिर जब उसकी फसल कटेगी फिर वो दिल्ली चले जाएगा। तो ये पलायन रोकना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ 2 वजह से रुक सकता है। पहली चीज है, पलायन रुकेगा जब हमारे पास एजुकेशन। बुंदेलखंड में एजुकेशन का स्तर हमेशा नीचे रहा है, और मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि हम बुंदेलखंड में स्तर को कैसे बढ़ाएं, चाहे मैं अपने पिता के ट्रस्ट के माध्यम से उस काम को करूं या गवर्नमेंट से आग्रह करके गवर्नमेंट की चीजें करें।
आपको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जब मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, मेरे ख्याल से 400-500 बच्चे, तब यहाँ पे एक नए वीसी साहब आए। उसके बाद मेरे पिता ने बड़ा इंटरेस्ट लिया और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आज मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी कैंपस में 12-13 हजार बच्चे होंगे। अभी हमने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को AA+ की रैंकिंग दिलाने की कोशिश करी, A+ की तो मिली गई है, 100 करोड़ रुपए दिलवाए। ऐसी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बनती है, वो भी उस सारी जमीन जब ली गई थी तब मेरे पिता सांसद थे, और तब हमने IGFR इंडियन ग्रासलैंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किया। उसके बाद काफरी आया, कहीं जगह नहीं मिली तो इसमें उमा दीदी के समय पर ये बिल्डिंग बनकर हमारा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी शुरू हुई, मेरे कार्यकाल में फिर शुरू हुई मनवाई दीदी के समय में। तो यूनिवर्सिटीज आर अ ग्रेट इंजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये अपने वहां इस देश में लोगों के आज तक समझ में नहीं आता। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। अमेरिका को अपन बहुत बड़ा राष्ट्र, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन मानते हैं, कहां पर है उनकी इंडस्ट्री सिचुएटेड? खाली 2 जगह, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट। सेंट्रल अमेरिका चले जाइए, खाली है, लोग नहीं मिलते। 100-200 किलोमीटर नहीं, आप 1000 किलोमीटर गाड़ी चला लेंगे, मैं पढ़ा हूं, कुछ नहीं मिलता वहां, और बुरी हालत है। इतना ही अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पे भी सेंट्रल अमेरिका के रात। 2 यूनिवर्सिटीज की वजह से, ईस्ट कोस्ट बॉस्टन, वेस्ट कोस्ट फ्रिस्को, बे एरिया जिसको कहते हैं, दोनों जगह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज थी। एक ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, MIT, हार्वर्ड, BU, और उसको पूरा एक इंडस्ट्रियल जोन क्रिएट किया गया जिससे पूरा ईस्ट को एस्टैब्लिश हो। ऐसे ही वेस्ट कोस्ट में अगर आप जो अपन IT करते हैं, और these फैंसी कंपनीज, गूगल, अल्फाबेट, जितनी कंपनीज आई, ये सब वेस्ट कोस्ट से आई। इंडिया में कभी भी हमने एजुकेशन को ढंग से कमर्शियलाइज करके अपने लोगों को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करी गई। मैं जब भी यूनिवर्सिटी जाता हूँ, बात करता हूँ, बच्चों से बोलता हूँ, मैं सबसे हमेशा कहता हूँ कमर्शियलाइज। जो भी नॉलेज आपने गेन करी है, वो नॉलेज आपके पास है, हमारे प्रोफेसर्स के पास है, यूनिवर्सिटीज के पास है, इट शुड बी कमर्शियलाइज। आप पेटेंट करिए। तो इसलिए मैं यूनिवर्सिटीज के साथ, आज भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ काम करता हूँ, और उनको भी यही सिखाता हूँ कि आप उसको नॉलेज को कमर्शियलाइज करिए। हमारे बच्चों को नौकरियां ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नौकरी देने वाले प्रोफेसर्स को करिए। आप सोचते हैं आपने प्रोफेसर को तनख्वाह दे दी, बहुत है। प्रोफेसर को तनख्वाह देने से क्या होगा? उसकी नॉलेज को अगर आपने कमर्शियलाइज कर लिया तो और एम्प्लॉयमेंट अपने आप आ जाएगा। तो दैट माइंडसेट हैज टू चेंज। तो बुंदेलखंड में हम ये करेंगे, और दूसरी चीज इंडस्ट्रीज को लाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमारे वहां, मेरे ख्याल से एक ही सांसद हो प्रॉब्लम हिंदुस्तान में जिसके क्षेत्र में तकरीबन 3 इंडस्ट्रियल एरियाज आ रहे। डिफेंस कॉरिडोर, अब उसमें भी कोई लोग आलोचना कर लेते हैं, ठीक है, आलोचना करना अच्छी बात भी है। आलोचना क्या हो जाती है कि साहब अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, बाबा दिस इज हाई टेक्नोलॉजी, हम हथौड़ा लेके कोई चीज नहीं बनाने वाले, हम मिसाइल बनाने की कोशिश करें। तो 3 आ गई हमारे वहां, 3 के लिए हम MOUs अभी भी साइन कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली 6-7 बड़ी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। दूसरा बीडा, आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना है, बिल्कुल। तो अभी किसानों से हम 36,000 एकड़ लेके, इट्स अ न्यू नोएडा। नोएडा बने कितने साल हो गए? आप मेरे ख्याल से पैदा नहीं हुई होगी जब नोएडा शुरुआत होगी। 40 साल हो चुके होंगे नोएडा की, और नोएडा को सेटल करने में 15-20-25 साल लग गए। नोएडा पहले वीरान में रहता था, कोई जाता ही नहीं था। तो अब हम उसको स्पीड अप कर रहे हैं। बीडा में भी आपने सुना होगा, वी गॉट अ कंपनी फ्रॉम सिंगापुर हु इज हेल्पिंग अस डिजाइन इट। आई कीप टॉकिंग टू चेयरमैन, वी आर ट्राइंग टू मेक इट इनटू मल्टी मॉडल इंडस्ट्रियल हब, विच मीन्स आप झांसी में खासियत क्या दिखती है आपको? हम हिंदुस्तान के हृदय में तकरीबन बैठे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हाईवे, ठीक, ग्वालियर हाईवे फॉर दिल्ली, ठीक, and you have the Khajuraho highway. You are sitting on 6 highways. You are sitting on the main track of railways to South India. You've got the 3rd track. मेरे कार्यकाल में डला है, लोगों को पता नहीं है, कोई हम रेलवे के ट्रैक्स नहीं गिनने जाते, हम रोड देखते, पर तीसरा हमने ट्रैक डलवा दिया है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एंड के एक छोटे से पॉइंट में अटका हुआ है, उसको भी मैं भी क्लियर करवा दूंगा।
तो वो तीसरा ट्रैक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। कानपुर वाला ट्रैक आपने देखी होगा, डबलिंग हो चुकी है। Where we are sitting on an axis, इस एरिया को व्हाट आई वांट टू क्रिएट इज कॉल्ड मल्टी मॉडल हब। इसके लिए हम नया नाम भी सोच रहे थे, वेरी नाइस नेम व्हिच कम्स टू माइंड। आई बीन टेलिंग पीपल इसका नया नाम रखेंगे हम टाइगर्स लीप। शेर की छलांग होती है ना, तो बुंदेलखंड हैज टू नाउ लीप आउट। जब तक बुंदेलखंड आगे नहीं बढ़ेगा तब तक इस देश का हृदय नहीं बढ़ेगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको इसको मल्टी मॉडल हब बनाना है। मल्टी मॉडल का मतलब हो गया यहाँ से ट्रांसशिपमेंट हो, यहाँ पे वेयर हाउसिंग हो, यहाँ पर कॉनकोर का ड्राई पोर्ट हो, यहाँ इंडस्ट्रीज आए। और हम बीदा इसलिए नहीं बना रहे हैं कि खाली इंडस्ट्रीज लानी है, हमको इंस्टीट्यूशंस भी लानी है। और इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब हुआ, not only educational, you must get vocational, you must get things like institutions, let's say big hospitals, you're a big center for health. So massive hospital chains, we will make presentations. I am making a couple of more presentations to the hospital chains. I'll talk to Apollo, I'll talk to Vedanta की आप आइए, हम आपको जमीन दे रहे हैं। तो इस तरीके का जब मल्टी मॉडल होती है चीज और बहुत सारी चीजें हम कर लेंगे और हमारा जो लॉजिस्टिक्स का एक हब हो जाएगा और जिसकी वजह से हम पूरे हिंदुस्तान को सप्लाई चेन के अंदर फिट बैठा सकते हैं, तो उससे झांसी में थोड़ा सा प्रोग्रेस स्पीड से हो जाए। ऐसे तीसरा हम लेके आ रहे हैं, हिंदुस्तान इज द फार्मेसी टू द वर्ल्ड। सब कहते हैं सबसे ज्यादा दवाइयां इस देश में बनती हैं, निर्यात भी हम सबसे ज्यादा करते हैं दुनिया भर में। पर हिंदुस्तान में बहुत लोगों को नहीं पता कि एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई ये हिंदुस्तान में बहुत कम बनते हैं, चाइना से आते हैं। हम दवाई बनाते, पर दवाई के पीछे जो केमिकल जाता है वो हम नहीं बनाते। तो उसके लिए हम एक बर्ड ड्रग पार्क लेके आ रहे हैं ललितपुर में। उसके लिए भी मेरे प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के साथ बन चुके हैं। 1800 एकड़ हमने तकरीबन जमीन मांगी थी, 1617 एकड़ 100 एकड़ जमीन हो चुकी है, डन हो गया वो। अब हमको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर बड़ी कंपनीज को लेके एपीआई क्रिएट करना है, तो लोगों को यहाँ पे और नौकरियां मिलेंगी। तो ये आप जब तक नहीं करोगे तो आप स्पीड नहीं पकड़ सकते। एक स्लो प्रोसेस है, मींस एक नो वी हैव टू स्पीड दिस अप। स्पीड लेकिन ये लोगों को भी सोचना है कि जनरली जब एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ आ रहा है तो उसको ग्रैब भी तो करना है ना, क्योंकि लोग बाहर ज्यादा भागते हैं। लोग एक लंबी सोचते हैं कि बाहर ज्यादा इतना इनकम हो रहा है, हमको बाहर मिल रहा है। तो लोग आप देखिए ना कि जनरली झांसी के लोग झांसी में रहते नहीं है। अब क्यों? क्योंकि एक नौकरी नहीं मिलती, फर्स्ट रीजन। दूसरा उसको बहुत सारी नौकरियों में हमारे वहां सोशल स्टिग्मा है। गांव में आदमी जाकर गार्ड की नौकरी नहीं करेगा, सोशल स्टिग्मा है। कोई खराबी नहीं उस नौकरी करनी, अपने गांव में नहीं करेगा, अपने गांव से बाहर चले जाएगा तो कोई भी नौकरी कर देगा। तो वो सोशल स्टिग्मा भी हमको हटाता है। तो इसलिए हम वोकेशनल ट्रेनिंग कोर कराना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं एक बार दिल्ली में इस बड़ी कंपनी के ऑफिस गया था, बहुत साल पुरानी बात है, आईटी हब, मैसिव आईटी कंपनी। और वहां पे मेरे को बहुत सारे बच्चे झांसी और आसपास के मिले। मैंने यहाँ कैसे आ गए? तो बोले अंकल हम लोग यहाँ पहली बार नौकरी मिली, कॉल सेंटर है, डेटा सेंटर, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, सब यूथफुल लोग हैं, हम लोगों को नौकरियां मिल गई, ये मिल गई। पर मैंने वहां के जब एचआर वाले से पूछा कि आपका एट्रिशन मतलब कितने लोग नौकरी छोड़ जाते हैं, क्या लेवल से, तो उसने मुझको बताया था कि सब 40%, 30 to 40% हमारा एट्रिशन लेवल है, जो बच्चे छोटे शहरों से आते हैं। एक बाद में उनको उस जगह की कल्चर नहीं अच्छा लगता या इकोनॉमिकली उनको वायबल एडजस्ट नहीं हो पाते। मेरा कहना ये है कि वो बड़ी कंपनीज को दिल्ली या मुंबई या गुड़गांव में क्यों रहने की जरूरत है, झांसी में नहीं, झांसी में। तो ये इंस्टीट्यूशनल एरियाज हम इसीलिए क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज हम आईटी के लिए भी यहाँ पे ला सकते हैं। समय लगता है पर आएंगे, पर मुझको बहुत उम्मीद है। मेरे को झांसी के युवाओं में बड़ा विश्वास है। जब बाहर झांसी के बच्चे गए, आपने देखा होगा एक्सट्रीमली अच्छा करके आते हैं, कहीं भी चले जाए। तो हमको मौका अगर हम उनको देंगे तो हमारे बच्चे यहाँ पे, तो झांसी के बच्चे जब झांसी में रह के करें तो कितना गजब और गर्व की बात अच्छा लगेगा। बिल्कुल, मैं झांसी की ही हूँ, मेरा जन्म झांसी का है। अच्छा। मेरी एजुकेशन झांसी की है और अब मैं शादी के बाद भी झांसी में हूँ। एंड झांसी में ही रह के मैं बेसिकली मैं पब्लिक स्पीकिंग टीचर हूँ, जो मैं यूएस कनाडा पढ़ाती हूँ। मैं यहाँ के बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ, जो यहाँ के यूएस कनाडा में बैठे हुए हैं वो पढ़ रहे हैं आपसे। एंड में मेरी पूरी रात की शिफ्ट होती है। आई लव दैट। लेकिन
ये चीज इसलिए शुरू करी क्योंकि झांसी को रिप्रेजेंट करने का कोई एक चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि झांसी बुंदेलखंड के लोग ऐसे हैं जो कई बार एक कैमरा शाय होते हैं, तो उनको फेस ऑफ कराने के लिए एक मैंने ये प्लेटफॉर्म ढूंढा कि यहाँ पे लोग, हम महिलाएं, जो भी मीन्स हमारे उस पे फार्मर्स भी आते हैं, पंडित जी भी आ रहे हैं, जो सामने फेस ऑफ नहीं कर पाते हैं या जो खुद कैमरा शाय हैं, वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बातें करते हैं और अपने विचार रखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि एक ये जो अच्छा एक काम शुरू किया है हमने, करना चाहिए। बट देन आई सजेस्ट, इफ आई कैन, मैं आपसे आग्रह कर सकता हूँ, ये आग्रह ये कर सकता हूँ कि कभी कभी प्रो बोनो एक सैटरडे संडे 2 घंटा निकालिए, और जो बच्चे झांसी के मैस कम्युनिकेशन ये सब बाहर करने जाते हैं, हाँ, उनको कभी आपके साथ बैठने का, इंटर्नशिप करने का, तो हमारी गवर्नमेंट ने इंटर्नशिप प्रोग्राम भी निकाला है। बिल्कुल बिल्कुल, so बिल्कुल मैं चाहूंगी, अच्छा लगेगा मुझको नहीं, हमारे बच्चों को देखिए कितना उभरता टैलेंट है यहाँ पर, मुझको बहुत उम्मीद है झांसी के। बिल्कुल, एक छोटा सा मैसेज यूथ के लिए, जो आजकल झांसी के यूथ के लिए, क्योंकि ये हमारा जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। मैं उनसे 2-3 चीजें कहूंगा। पहली चीज तो ये कहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी जिंदगी में एक ही चीज है, वो आपकी सेहत है। अगर आपने अपनी सेहत खराब कर ली, आप कभी किसी का भला नहीं कर पाओगे, ना अपने खुद का, परिवार का। दूसरी चीज, सबसे जरूरी चीज है आपका परिवार और आपके मित्र। जिंदगी में अगर आप वही परिवार की इज्जत करिए, अपने घर वालों की इज्जत करिए, और वही मित्र अगर आप आजीवन रखेंगे तो आप बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। तीसरी चीज है, कभी पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती भाई, खुद करोगे, अपनी दम पे करोगे, अपने आप आएगा। मेहनत करते रहिए, कभी भी परिस्थितियों की वजह से होप मत गिव अप करना। हम जितने भी अच्छे खिलाड़ी देख लें दुनिया के, सचिन तेंदुलकर से लेके मेसी, नीरज चोपड़ा, क्या इनको चोटें नहीं लगी होंगी? कभी गिरे नहीं होंगे, कभी डट पे आउट नहीं हुए होंगे, पर हमेशा खेलते रहे, हमेशा प्रयास करते रहिए, तो खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बुंदेलखंड के लोग हमेशा विनर्स होंगे। दिस इज अ वंडरफुल एफर्ट, बहुत ही अच्छा एफर्ट है। और ऐसे पॉडकास्ट, ऐसे छोटे न्यूज चैनल्स, यूट्यूब्स में, यहाँ पे लोग एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव सोचों के साथ हम अपनी चीजों को कवर करें। नहीं तो बहुत बार हम खाली नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं। और हिंदुस्तान की जिंदगी में, एक हिंदुस्तानी की नहीं, एक हिंदुस्तानी की जिंदगी में जब तक हम पॉजिटिविटी इन्फ्यूज नहीं करते ना, तब तक हमारी सोच खराब हो जाएगी। आप लोगों को सबसे आग्रह कि ऐसे चैनल्स देखते रहिए जो लोगों में ऊर्जा देते हैं, लोगों को खुशियां बांटते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद। ऐसे मुस्कुराते रहिए, सबको खुश रखिए। थैंक यू।